हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी। सो जैसा कि गाइस आप सभी को पता है, हम लोग पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे थे, जिसमें हम 200 से 400 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले, जिसमें कि हम लोगों ने 3 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी तक आपने अगर वो 3 पार्ट नहीं देखे तो फटाफट से जाके आप लोग वो वीडियो देखें। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आज के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू और डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो हमारा जो 151 वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है। द यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज 1951 एंटर्ड इनटू द फोर्स ऑन शरणार्थियों की परिस्थिति पर संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय 1951 कब लागू हुआ था। तो 51 का जो हमारा आंसर क्या होगा, 51 का हमारा आंसर होगा बी वाला। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। क्या कह रहा है, ए स्टेट इज़ फ्री टू ग्रांट एसोलम बट दिस फ्रीडम कैन बी रिस्ट्रिक्टेड थ्रू। एक राज्य आश्रय देने में तो स्वतंत्र है। कह रहा है कि एक भाई देश यानी राज्य यानी स्टेट का मतलब होता है देश। ओके, एक देश जो है आश्रय तो आपको दे सकता है। ओके, स्वतंत्र है, फ्रीडम उसको, लेकिन उसके पास स्वतंत्रता उसकी नियंत्रित की जा सकती है भाई, रिस्ट्रिक्ट की जा सकती, कम की जा सकती। किसके द्वारा की जा सकती, ट्रीटी के यानी संधि के द्वारा, जजमेंट के द्वारा यानी निर्णयों के द्वारा, या दोनों के द्वारा, या कोई किसी के द्वारा नहीं। तो हमारा 52 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ए ट्रीटी। ओके, संधि के द्वारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इंडिया ने कब साइन किया था रिफ्यूजी कन्वेंशन, बताइए 1951 जो कब साइन किया था इंडिया ने। तो देखिए इसमें तो कोई करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा, इसका नॉन ऑफ द लगे, इसका कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बट इसका गूगल पे आप लोग देख लेना क्या है। ओके, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 54 क्या कह रहा है, टाइप ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसुलम इज आर। वह प्रादेशिक आश्रय का प्रकार है। विदेशी दूतावास में आश्रय दिया जा सकता है, एसुलम इन फॉरेन एम्बेसीज, एसुलम इन कंसुलर प्रेमिसेस, एसुलम इन वॉरशिप, या डी ऑल द अबव। तो हमारा 54 का जो आंसर होगा वो होगा डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। कह रहा है इसमें से क्या सही है। एसुलम एंड एक्स्ट्राडिशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आश्रय और एक प्रतिपन्न परस्पर अन्य है या विरोधी हैं। बी एसुलम स्टॉप एज इट वेयर एक्सट्रेडिशन बिगन। प्रत्यार्पण वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ आश्रय समाप्त होता है। या सी दोनों, या डी ए। तो ये मैं आंसर बता रहा हूँ, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला है। इसका आंसर होगा सी। ओके, अब देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के ये आपके पास 200 एमसीक्यू हो जाएंगे अभी आपका एग्जाम कल है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 200 के 200 पढ़ लीजिए। ओके, अब ये ज़रूरी नहीं कि भाई इसी में से पूरा पेपर आ जाए, ये भी नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन कुछ आएंगे नहीं, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। ओके, बट आप अपनी तैयारी को और मजबूत कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये एक ये यूएन कन्वेंशन हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र वाला। ओके, इसको तो मैं चौथे 5वें नंबर पर रखूँगा। ठीक, एक ये आपका हो जाएगा ट्रीटी संधि टॉपिक, इसके एमसीक्यू आप लोग ज़रूर देख लेना, काफ़ी एमसीक्यू इसके आएंगे। दूसरा आपका हो जाएगा एसुलम यानी आश्रय, ये एमसीक्यू इसके एमसीक्यू इसका टॉपिक आपको पढ़ लेना होगा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद ये आपका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसुलम वगैरह, एसुलम के टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ आपको एसुलम के बारे में अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है एक्स्ट्राडिशन प्रत्यार्पण, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ टॉपिक हैं इनसे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आएंगे। अब जैसे एसुलम हो गया और एक्स्ट्राडिशन हो गया, तो मेरे को जहाँ तक मुझे याद आ रहा है जो मैंने पढ़ा था, मेरे अनुसार ये एसुलम और एक्स्ट्राडिशन क्या होता है। एसुलम ये होता है कि कोई भी देश अगर किसी हमारे, मान लीजिए एग्जांपल लेता हूँ, जैसे नीरव मोदी या विजय माल्या हमारे देश से रुपए लेके बैंक से लूट के वो भाग गए थे, जिसको कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया था। तो किसी, अब वो इंडिया से भाग के, भारत से भाग के कहीं किसी देश में गए होंगे ना, अब वो जिस देश में गए होंगे, जिस देश ने उन्हें पनाह दी होगी, जिस देश ने उसे आश्रय दिया होगा, उससे हम उस चीज़ को जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, एसुलम कहते हैं। बट हमारी कंट्री ने, हमारे देश ने उनको, विजय माल्या हो चाहे नीरव मोदी, उनको लाने की जो कोशिश की थी, जो कानूनी कार्रवाई होती वो सब करी, जो कर रहे थे, जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, प्रत्यर्पण कहते हैं। ओके, तो मेरे अनुसार यही है दोस्तों। ओके, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, जिससे अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से बता सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्या कह रहा है, केस रिलेटेड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एसुलम इज आर। वह प्रादेशिक आश्रय से संबंधित वाद है। तो देखिए ये दोनों के दोनों होंगे, 56 का सी, ए एंड बी दोनों होंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 57 क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन इंटरनेशनल लॉ इन स्टेट। प्रत्यार्पण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों पर करती है, क्या करती है, डज नॉट रिकॉग्नाइज ए ड्यूटी इन जनरल। सामान्यतः कोई कर्तव्य आरोपित नहीं करता है, सामान्यतः एक कर्तव्य अधिरोपित करती है। सो इसका जो 57 का हमारा जो आंसर है वो होगा ए वाला आपका। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्या कह रहा है, एक्स्ट्राडिशन डिपेंड ऑन द प्रोविजन ऑफ द एग्जिस्टिंग। भाई प्रत्यार्पण विद्यमान के प्रावधानों पर निर्भर करता है, विधियों यानी लॉ पर, ट्रीटी
ट्रीटीज यानी संधियों पे, कन्वेंट्स के यानी प्रतिबंधियों के पे। तो आपका जो 58 का जो आंसर होगा वो होगा बी, ट्रीटीज़ के ऊपर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रीटीज से रिलेटेड जितने भी आ रहे हैं। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ, तो इनको मैं एक सीक्वल वाइज आपको एक टिप बताऊंगा कैसे इनको डेट्स को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये, सारी की सारी आपको याद करनी होंगी। ओके, पहले मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद टिप्स बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले देखिए पूछा जा रहा है कि यूरोपियन कन्वेंशन एक्सट्रेडिशन वाज अडॉप्टेड ऑन। देखिए प्रत्यार्पण पर यूरोपियन अंग्रित हुआ था, कब हुआ था? 59 का आंसर जान लेते हैं पहले। ए 13 दिसंबर 1957 को हुआ था। तो ओके, अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सेक्शन एक्सट्रेडिशन एक्ट का जो प्रोवाइड करता है सर्टन रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर? सरेंडर ऑफ फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स के ऊपर। ओके, कौन से भाई वो सेक्शन है बताइए? तो हमारा जो 60 वाला इसका आंसर होगा बी 31, धारा 31 बताती है। ओके, अब इंडियन केस ऑन एक्सट्राडिशन इस बार प्रत्यार्पण व भारतीय वाद है, सवारकर केस है, राम बाबू सक्सेना से स्टेट या तरसू एक्सट्राडिशन केस है 400। सो हमारा 61 का जो आंसर होगा वो डी ऑल द अबव होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्या कह रहा है भाई? केस रिलेटेड टू पॉलिटिकल क्राइम एंड एक्सट्राडिशन इज आर प्रत्यार्पण तथा राजनीतिक अपराध से संबंधित वाद है, ए, बी, सी या डी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा 62 का होगा सी वाला, दोनों के दोनों। ओके, बढ़ते हैं 63 की तरफ। रिस्ट्रिक्शन ऑन सरेंडर कंसिस्ट ऑफ, प्रत्यार्पण के प्रतिबंध में निहित है, बताइए विशेषता का नियम, रूल ऑफ स्पेशलिटी, बी रूल ऑफ सिंगल क्रिमिनलिटी का, एकल आपराधिक का नियम, या दोनों, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो हमारा जो 63 का आंसर होगा वो होगा ए वाला। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। क्या कह रहा है? सार्क अकॉर्ड ऑन एक्सट्राडिशन मेक प्रोविजन फॉर एक्सट्राडिशन ऑफ द क्राइम। प्रत्यार्पण पर सार्क समझौते में किस प्रकृति के अपराधों हेतु प्रत्यार्पण का प्रावधान है? तो देखिए ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सार्क है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से नहीं है। ये आप BLLB के सिलेबस में मिल जाता है जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें आता है। ओके, सो 64 का क्या होगा आंसर आपका? 64 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला, टेररिस्ट नेचर, सॉरी आतंकवादी प्रकृति। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कब, देखिए अब यहाँ से जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। ओके, बहुत ध्यान से। कह रहा भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने, ओके, और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा सरकार के बीच यानी मध्य किस बीच में क्या हुई थी? एक्सट्राडिशन ट्रीटी हुई थी। कब वो साइन हुई थी? ये डेट पूछ रहा है भाई, कब साइन हुई थी? सो इसका जो आंसर होगा आपका 65 का वो होगा बी वाला। काफ़ी सारी डेट हैं, आप लोगों को भूलनी नहीं है। सबसे पहले ये डेट आप नोट डाउन कर लीजिए, डेट लिख लीजिए 6/12/1987, 1987 लिख लीजिए, उसके सामने लिख लीजिए इंडिया प्लस कनाडा का साइन बना लीजिए, इससे आप समझ जाएंगे। ऊपर एक हेडिंग लिखिए डेट और दिनांक लिख लीजिए, और उसके सामने एक हेडिंग लिख लीजिए, बिल्कुल टेबल बना लीजिए, सिर्फ डिफरेंस नहीं लिखते हैं, उसी में एक डेट लिख लीजिए और उसके सामने में लिख लीजिए आप ट्रीटी संधि लिख लीजिए। अब उसके नीचे डेट के नीचे लिख लीजिए 6/2/1987, जो आपका ऑप्शन है बी वाला वो लिख लीजिए, और उसके सामने वाले में जो ट्रीटी है, संधि है, उसमें लिख लीजिए भारत प्लस कनाडा। ओके, इंडिया प्लस कनाडा गवर्नमेंट। ओके, इन दोनों के बीच कब साइन हुई थी ये डेट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है ये पूछ रहा भाई इंडिया और यूके के बीच में कब ट्रीटी साइन हुई थी एक्सट्राडिशन वाली। ओके, तो काफ़ी सारी डेट हैं, इंडिया और यूके, भारत और यूके के बीच में कब हुई थी? तो 66 का आंसर क्या होगा? ए वाला। अब ये डेट आप लोग डाल लीजिए। ओके, ऐसे ही डाल लीजिए 15/11/1993 और सामने डाल दीजिए इंडिया प्लस यूके, भारत प्लस यूके। ओके, बढ़ते हैं इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग एन एक्सट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया और अमेरिका के बीच में कब साइन हुई थी पूछ रहा, तो आपका होगा डी वाला। ओके, 25/6/1997। जैसा मैंने सेम आपको बताया था सेम वैसे ही आप लोग लिख लीजिए। ओके, सीक्वल वाइज आपको लिखना है। इसके बाद है 68 वाला। ये क्या कह रहा भाई? इंडिया और जर्मनी के बीच में कब साइन हुई थी? भारत और जर्मनी के बीच में कब साइन हुई थी ट्रीटी? सो 68 का जो आपका आंसर होगा वो होगा सी वाला। ओके, याद करना आपको सारी डेटें, हो सकता है इसमें से कुछ MCQ आपका रिपीट हो जाए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 69 एक्सट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड रसिया सिंगल, और भारत तथा रूस के मध्य प्रत्यार्पण संधि कब हुई थी? बताइए। अब पूछ रहा है इंडिया और रसिया के बीच में कब हुई थी, तो 69 का आपका आंसर होगा डी वाला, 15/4/2000। ओके, ये भी आप लिख लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था। आप पूछ रहा है इंडिया और स्पेन के बीच में कब हुई थी, तो इंडिया और स्पेन के बीच में हुई थी भाई 1 जून 2002 में हुई थी। ओके, इसको याद रखना। इसकी डेट भी आप लोग देख लेना, इसमें सिर्फ जून 2002 लिखा है, बट आप गूगल पे सर्च कर लेना कि भारत और स्पेन के बीच में कब हुई थी भाई एक्सट्राडिशन ट्रीटी कब हुई थी। ओके, बढ़ते हैं 71 की तरफ। कह रहा है इंडिया और फ्रांस के बीच में कब हुई थी, भारत और फ्रांस के बीच में कब हुई थी, तो 71 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डेट आप लोग लिख लीजिए, आप लोगों को याद करना होगा। 72 पूछ रहा हु वाज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। भाई इंटरनेशनल लॉ का फादर किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक को किसको कहा जाता है? और पेनेम, ऑस्टिन, बेंथम या ह्यूगो ग्रोटियस। तो हमारा जो 72 का आंसर होगा वो होगा डी वाला।
बढ़ते हैं 73 की तरफ। डॉक्ट्राइन ऑफ टोबर इज़ रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ, सो आपका ये होगा ए, गवर्नमेंट सरकार से। ओके, 73 का आपका आंसर क्या होगा? ए। डिप्लोमेट्स आर इम्यून फ्रॉम, राजनीतिक उन्मुक्ति होते हैं। सिविल जुरिडिक्शन, क्रिमिनल जुरिडिक्शन, सिविल क्षेत्राधिकारिता या आपराधिक क्षेत्र आधारिकता, या दोनों में से कोई। तो 74 का आपका आंसर क्या होगा? सी वाला होगा, दोनों के दोनों। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। क्या करा? पैक्टा सुंड सर्वेंडा का क्या मतलब होता है? पैक्टा सेंट सर्व का अर्थ क्या है? सो इंटरनेशनल लॉ मस्ट बी ऑनर, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान किया जाना चाहिए, राज्यों के मध्य संधियों का सम्मान किया जाना चाहिए। सो हमारा जो 75 का बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप लोग टिक कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं 76 की तरफ। मोस्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर डराइव फ्रॉम द एनालॉग ऑफ, अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय कानून या विधि कहाँ से ली गई हैं, कहाँ से व्यक्त की गई हैं? तो इसका सीधा सा आंसर होगा रोमन लॉ से, होगा रोमन विधि से। 76 हो गया आपका। 77 की तरफ बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ न्यू स्टेट इज़ अ मैटर ऑफ, भाई किसी नए राज्य की मान्यता विषय, भाई किसकी? राज्य की नीति, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि या नॉन ऑफ द अबव। आपका 77 का आंसर होगा बी वाला, भाई पॉलिसी ऑफ स्टेट का मैटर है, राज्य की नीति का मैटर है भाई ये। बढ़ते हैं 78 की तरफ। डिटेक्टो रिकॉग्नाइजेशन इज ए, वास्तविक मान्यता एक है, बताइए क्या है? रिकॉग्नाइजेशन इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों में मान्यता। बी ए टेम्परेरी एंड कंडीशनल रिकॉग्नाइजेशन, अस्थायी और सस्ता मान्यता। सी दोनों, या डी नॉन ऑफ द अबव। तो 78 का जो हमारा आंसर होगा बी होगा। ओके, बढ़ते हैं 79 की तरफ। नॉर्मली एक्स्ट्राडिशन इज ए ग्रांटेड इन, सामान्यता प्रत्यार्पण की अनुमति दी जाती है किसमें? क्रिमिनल केस में, सिविल केस में, दोनों में, दोनों में से किसी में। तो 79 का आपका आंसर होगा ए वाला, क्रिमिनल केस में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन का, चलिए बढ़ते हैं 80 की तरफ। अकॉर्डिंग टू हुम इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ ट्रू लॉ बट ए पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। अब एक चीज़ और है, ये जो आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, इसमें आपने पहले देखा होगा और अब देख रहे होंगे इसमें किसने क्या कहा था, किसने कहीं ना, इनके थॉट्स, ये जो आपके इंटरनल फिलोसफर, इनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए इस वीडियो में जो भी मैंने अभी 200 MCQ में कवर किए हैं, अगर आपको तो सफिशिएंट लगते हैं तो सही, वरना आप सर्च करके और भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑस्टिन। गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए MCQ वीडियो लेके आएंगे, एंड जो भी आपके एग्जाम और इंटरव्यू पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आपको समय समय पर चीज़ें प्रोवाइड कराते रहेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उस पर आपको शेयर कर दी जाती है, वो भी यूट्यूब से पहले। तो फटाफट से ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड वीडियो कैसी लग रही तो कमेंट करके बता देना भाई, वीडियो आपको कैसी लग रही, हेल्पफुल है या नहीं है। ओके, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन लॉ ऑफ सी वाज हेल्ड ऑर्गेनाइज्ड इन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्र विधि पर प्रथम सम्मेलन आयोजित हुआ था, बताइए जेनेवा में, लंदन में। जेनेवा 1964 में, लंदन 1964 में। सो इसका 81 का आंसर आपका होगा जेनेवा में 1958 में। ओके, कन्वेंशन अडॉप्टेड इन 1958 वाज वेयर, 1958 में अंग्रेजी अभिसमय था थे। तो 82 का आपका आंसर होगा डी वाला, ऑल द अबव। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। द UN कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी टू फिक्स ब्रीथ ऑफ द टेरिटोरियल सी वाज हेल्ड इन, समुद्रिक पेटी की चौड़ाई की सीमा निर्धारित हेतु UN अभिसभा आयोजित हुआ था। जेनेवा 1964, लंदन 1960, जेनेवा 1960, लंदन 1964। सो आपका जो 83 का आंसर होगा वो होगा सी वाला। ओके, जेनेवा में 1960 में, 1960 में। ओके, UN कन्वेंशन 1982 ऑन द लॉ ऑफ सी कंप्रेसेस क्या करती है? समुद्र विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसीमा में क्या है? 320 अनुच्छेद हैं, 320 आर्टिकल हैं, या 17 पार्ट्स हैं, 17 भाग हैं, या 9 प्रशिष्ट हैं, यानी और यार ऑल द अबव होता है। 84 का जो आपका आंसर होगा ऑल द अबव। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा सकता है ये। UN कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज आल्सो नोन एज, UN कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज को किस नाम से जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा मैक्सी ट्रीटी। ओके, मैक्सी संधि के नाम से जानते हैं। 86 क्या कह रहा? कोस्टल स्टेट एक्सरसाइज सॉवरेनिटी ऑन, तटीय राज्य की प्रभुत्व संपन्नता होती है, क्या होती है? टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस ऑन टेरिटोरियल सी, बेड सब सोयल ऑफ सी, या डी ऑल द अबव। तो आपका जो 86 का आंसर होगा डी ऑल द अबव होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं 87। फर्स्ट इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट टू फिक्स द ब्रेथ ऑफ मैरीटाइम बेल्ट वाज मेड इन, समुद्र पेटी की चौड़ाई को नियत करने के संबंधित सर्वप्रथम महत्वपूर्ण प्रयास किया गया था, बताइए कौन सी कॉन्फ्रेंस में किया गया था? हैग कॉन्फ्रेंस में, टोक्यो कॉन्फ्रेंस में, जेनेवा कॉन्फ्रेंस में, कोई भी नहीं। सो 87 का आपका आंसर होगा हैग कॉन्फ्रेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नोवा लार्ज नंबर ऑफ स्टेट एक्सेप्टेड द ब्रेथ ऑफ मैरीमेट बेल्ट,
अब काफ़ी राष्ट्र द्वारा समुद्री पेटी की चौड़ाई को स्वीकार कर लिया। कितने मील? 3, 6, 9, 12। तो 88 का आपका आंसर क्या होगा? डी, 12 माइल्स। ओके। 89 का अगर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी कंसिस्ट ऑफ, समुद्री विधि पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में होते हैं 11 सदस्य, 11 मेंबर, 17 मेंबर या 21 या 27। सो आपका जो 89 का आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स होगा सी वाला, 21 मेंबर्स होते हैं, 21 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच आर्टिकल ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सी बेड डिस्प्यूट चैम्बर, समुद्र विधि अभिसमय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सी बेड डिस्प्यूट चैम्बर की स्थापना प्रधारित वर्णित है? आर्टिकल 18, आर्टिकल 186 या आर्टिकल 19 या आर्टिकल 197। सो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका आंसर होगा बी वाला। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन 91 की तरफ। द ट्राइब्यूनल फॉर्म स्पेशल चैम्बर ऑफ मरीन इन्वायरमेंट डिस्प्यूट ऑन, समुद्री पर्यावरण विवादों के लिए न्यायाधिकरण द्वारा स्पेशल चैम्बर बनाया गया है। तो आपका 91 का आंसर क्या होगा? सी वाला। ट्रीटी ऑन एरल नेविगेशन इज आर, हवाई यान संचालन पर संधि है, बताइए। 92 का आपका आंसर क्या होगा? डी, ऑल द अबव होगा। ओके, उपरोक्ता सभी। बढ़ते हैं 98 की तरफ। एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग इज अ एक्ट अगेंस्ट द सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन रिजेंबल पायरेसी, या सी दोनों, या डी नाइदर ए और बी, ना तो ए ना ही बी है। तो 93 का आपका आंसर क्या होगा? सी वाला। ओके, दोनों है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग हैज़ बीन डिफाइंड इन। सो 94 का आपका आंसर क्या होगा? डी वाला होगा, हैग कॉन्फ्रेंस में। ओके, हैग अभी समय में। 95 द रिजोल्यूशन कॉमन इंटरेस्ट ऑफ मैन काइंड इन आउटर स्पेस वॉज रिकोगनाइज इन। तो 95 का जो आपका आंसर होने वाला वो होगा आपका डी, 1963। ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 96। डिक्लेरेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ ए स्टेट इन एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस एडॉप्ट ऑन, वह अंतरिक्ष में राज्य के कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों की घोषणा अंगीकृत की हुई है। सो आपके सामने 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी वाला, 1963। बढ़ते हैं क्वेश्चन 97 की तरफ। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज कॉज्ड बाय स्पेस ऑब्जेक्ट वाज अडॉप्टेड ऑन, अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा होने वाला नुकसान पर अंतरिक्ष दायित्वों के संबंध में अभी समय अंगित हुआ है। सो 97 का आपका आंसर होगा बी वाला। एक्चुअली मुझे थोड़ा क्वेश्चन रिमेंबर आ रहा है, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। 97 वाला कहीं इसका आंसर 1972 तो नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। वैसे तो इसका बी मैंने लगा दिया, बी वाला सही, बट इसका मुझे 1972 पता नहीं क्यों लग रहा है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना। ओके। 98 एग्रीमेंट गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट ऑन द मून एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडीज केम इनटू फोर्स ऑन, चंद्रमा तक अन्य आकाशीय निकायों पर राज्यों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने हेतु करार लागू हुआ है। तो आपका जो 98 का जो आपका आंसर होगा वो आपका डी वाला, 11/7/1984। ओके। यूनिस्पेस 82 वॉज हेल्ड एट, तो ये कहाँ हेल्ड हुआ था भाई बताइए? ए, वियना में। 100 क्वेश्चन पे आ गया। इंटरनेशनल स्पेस ईयर वाज सेलिब्रेटेड, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष वर्ष मनाया गया है, बताइए कब मनाया गया था भाई? सो आपका जो ऑप्शन है वो 1992 है। ओके दोस्तों, यहीं पे दोस्तों हमारी ये सीरीज़ में अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद अगर कुछ और एमसीक्यू होंगे वो भी आपके साथ जल्द शेयर किया जाएगा दोस्तों। एंड दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके कल प्रोफेशनल एथिक्स के एमसीक्यू अपलोड हो जाएंगे, साथ ही साथ दोस्तों प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर एमसीक्यू तो अपलोड होंगे। एक वीडियो अलग से आएगी कि आपको क्या कौन कौन से सेक्शन पढ़ने, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली। आप लोग पढ़ लें, आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे उस पेपर में। ओके, चलिए वीडियो यहीं पेंड करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।